नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशन लाइव की ड्राइव चल रही है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं कटारिया इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के चेयरपर्सन आरसी कटारिया जी से और जानेंगे क्या राय है उनकी शिक्षा के ऊपर, जानेंगे उनसे उनके स्कूल के बारे में। वेलकम सर। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ आकर के कुछ मेरे स्कूल के बारे में भी सोचा, जबकि मैं एजुकेशन में 1970 से काम कर रहा हूं और 1970 में कोचिंग क्लासेस से मैंने स्टार्ट किया था और आज तक मैं 9th 10th 11th 12th को कोचिंग क्लासेस देता हूं इवनिंग में। जबकि मैं 1975 से एज ए इंजीनियर्स टेलीकॉम इंजीनियर्स में ज्वाइन किया था और 2013 में मैंने वहाँ से रिटायरमेंट लिया है एज ए डायरेक्टर। जब डिप्टी जनरल मैनेजर में था, जनकपुरी और रजौरी गार्डन का एरिया मेरे पास था, तो मैंने दिल्ली में पूरी एक्सचेंजेस लगाई हैं, जो जबकि मैकेनिकल एक्सचेंज से लेकर इलेक्ट्रिकल एक्सचेंजेस मैंने लगाई हैं। उसके रिटायरमेंट के बाद, जबकि मेरा प्रोसेस तो 1970 से इवनिंग मॉर्निंग में कोचिंग क्लासेस का होता था और आज भी कोचिंग क्लासेस का चल रहा है, फिर मैंने 1994 में सोचा कि क्यों ना स्कूल ओपन किया जाए। तो ये स्कूल मेरा 1994 से चल रहा है। 2000 में ये इसको रिकॉग्निशन मिली 1st to 8th दिल्ली गवर्नमेंट से और उसके बाद मैं यहाँ के इलाके के लिए पूरी सेवा की भावना में ही स्कूल को चला रहा हूँ, क्योंकि पूरी स्कूल जो यहाँ ज़्यादातर वीकर सेक्शन है, जय कॉलोनी है, रिक्शा है, मजदूर वाले हैं और मैसन्स हैं। ऐसे लोगों के बच्चों को, जिन बच्चों के पेरेंट्स घर में कुछ नहीं देख पाते, उन बच्चों की हेल्प के लिए ये स्कूल हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। तो हमारी यही मेरी जो बची हुई लाइफ है, जो मैं खुद भी इन बच्चों को आके 6th 7th 8th को, फिर 6th 7th 8th को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। इस वीकर सेक्शन को पढ़ाकर हमें बहुत खुशी होती है। कुछ पेमेंट कर पाते हैं, कुछ EWS के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट पेमेंट दे पाती है, कई बार 1.5-2 साल बाद दे पाती है। फिर भी हम लोगों ने अपनी अच्छी टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट BEd टीचर्स को रख करके इस स्कूल को हम 1994 से चला रहे हैं। तो सर मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। आपने बात की कि स्कूल 1994 से चल रहा है, एक बहुत बड़ा समय आपने देख लिया। तो सर आपकी जो जर्नी है, थोड़ा हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला जो हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर बहुत ही वीकर सेक्शन के लोग हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन के बारे में ना समझ पा रहे हैं, ना ही उनको कुछ गाइड कर पा रहे हैं। और हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम लोग एक एजुकेटेड एरिया में तो पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे एरिया में पढ़ाना चाहते हैं जो यहाँ के लोग, जिनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा पाते। मैं यही चाहूँगा कि हमारी जो बची हुई लाइफ है, ऐसे वीकर सेक्शन को हम जितनी सेवा कर सकते हैं हमें करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। जी, तो सर जर्नी के बाद से मैं जिससे अगला सवाल लेना चाहूँगी कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा वीकर सेक्शंस को आप पढ़ा रहे हैं या उनको स्कूल में लेकर आ रहे हैं, तो उसमें सर आप कैसे उन बच्चों के साथ वो जो है एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं कि वो कितना भी पीछे रहें, आप उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं, उनकी मदद करते हैं? देखिए, सबसे पहले हेल्प तो ये है कि यहाँ का एरिया इतनी फ़ीस नहीं दे पाता है जो पब्लिक स्कूल में फ़ीस होनी चाहिए। सैलरी तो हमें टीचर्स को अच्छी देनी होती है, लेकिन बच्चों को से इनपुट, रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ पाती है। लेकिन हमारी सोसाइटी जो बनी हुई है, श्रीमती देवी बाई एजुकेशन सोसाइटी, जो मेरी मदर के नाम पे है, और उनके जो मेंबर्स हैं वो सभी लगभग ऑफिसर्स रैंक से रिटायर्ड हैं।
सभी जो हैं, कुछ बैंक से रिटायर्ड हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इनकम टैक्स ऑफिस से रिटायर्ड हैं, वो लोग पूरी मदद करके हम अच्छी टीचर्स रख करके उनको कूप अप करते हैं। और इनकी मदद कैसे होती है? टीचर्स क्वालिफाइड हैं, टीचर्स उनको अच्छा पढ़ाई कराती हैं, और मैं भी आकर के पूरा योगदान देता हूं इन बच्चों को। फिर मेरा योगदान जब मैंने देखा इस इलाके में जब पेरेंट्स बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, तो इनको इवनिंग में 2 घंटे के लिए मैं बुलाता हूं। जो वीकर सेक्शन है, जो लेट ज्वाइन करते हैं और उनको रीडिंग राइटिंग नहीं आता है, तो हमने अपनी अच्छी टीचर्स में से 2 घंटे इनको कंट्रीब्यूशन फिर देते हैं 3 to 5। 2:30 बजे छुट्टी होती है इनकी, 2:10 पे छुट्टी होती है। उसके बाद इनको फिर टीचर्स 2 घंटे का टाइम देती है। जिन बच्चों को बिल्कुल रीडिंग राइटिंग सेक्शन नहीं होता आता, उनको हम लोग वीकर सेक्शन को बुला के अपना सिलेबस कवर करते हैं, ताकि वो बच्चे क्लास में अनअटेंडेड ना रहें। अनअटेंडेड रहते हैं बेचारे जिनको बिल्कुल रीडिंग नहीं आती, तो उनको इस टाइप से भी इस स्कूल से मदद मिल जाती है। जी। तो सर एक अगला सवाल लेना चाहूँगी कि अभी तक आपने मुझसे जो कुछ भी बताया वो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनकी किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं। इसके अलावा सर आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर या उनकी खुद की फिजिकल फिटनेस के ऊपर, तो उसके लिए आप कैसे उन्हें प्रोत्साहन देते हैं? प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देने के लिए ज़्यादातर हम लोगों को स्किल नॉलेज से इनको हम एजुकेशन देते हैं। जैसे एक नर्सरी क्लास का बच्चा है, उसने ये तो देखा है घर में माँ मेरी कैसे खाना बना रही है, कैसे वो टॉ बना रही है, कैसे वो आटा गूंद रही है। तो ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ दिखाने के लिए हम इन्हीं नर्सरी क्लास के बच्चों को ही प्रैक्टिकल दिखाते हैं। वेजिटेबल्स ला के दिखाते हैं, वेजिटेबल्स के नाम ओरली दिखाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, लिख नहीं पाते हैं, स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि ABC ही अभी लर्न कर रहे हैं। उनको हम प्रैक्टिकल दिखाने से वेजिटेबल्स दिखा दिया, गेम्स दिखा दी, टॉयज़ दिखा दिए, उसको फ्रूट्स दिखा दिए, प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जिससे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हमें रोज़ एप्पल एक क्यों खाना चाहिए, तो वो घर में जो पेरेंट्स अलाउ नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन बच्चे जब कहते हैं कि हमें एप्पल चाहिए, तो वो एप्पल भी ला कर देते हैं। अगर एक कप मिल्क चाहिए तो वो मिल्क भी ला के देते हैं। तो ये स्कूल का कंट्रीब्यूशन उन पेरेंट्स पर अफेक्ट करता है प्रैक्टिकल वे से। जी। तो सर ये बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज का तरीका आपने मुझे बताया, लेकिन जैसे जब स्पोर्ट्स की बात आते हैं तो स्पोर्ट्स में बच्चों को अपने आप को फिट रखना या किसी स्पोर्ट्स की तरफ अपना ज़्यादा जागरूक अपने आप को रखना, तो इसके लिए हम कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको स्पोर्ट्स भी दिन भर में खेलते रहना चाहिए और फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, यहाँ एक्टिविटीज सभी होती हैं जी। यहाँ कराटे क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में, योगा क्लासेस होती हैं, इंडोर गेम्स सभी हैं, जैसे कैरम बोर्ड है, चेस है, लीडो है। ये गेम्स हमारी सैटरडे को हम लोग सिर्फ एक्टिविटी डेज रखा हुआ है। उस दिन सिर्फ ड्राइंग होती है, इंडोर गेम्स होती हैं, आउटडोर गेम्स होती हैं। आउटडोर गेम्स के लिए ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि नियर बाय नेबरहुड पार्क है हमारा, काफ़ी बड़ा, 150 एकड़ में एक वुडलैंड है। वहाँ हम लोग फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इन बच्चों को वहाँ एक्टिविटी कराते हैं। और हमारा स्कूल पूरी, जब भी जोनल कंपटीशन होता है तो उसमें हम लोग उनको भेजते हैं, ताकि एक्टिविटी से कोई कमी ना रह जाए बच्चों की। म्यूज़िक है, तबला है, हारमोनियम है, म्यूज़िक टीचर आता है, सैटरडे को ग्रुप सॉन्ग सिखाया जाता है। ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इन बच्चों को पूरी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। ये संपूर्ण हाँ, मैंने कहा संपूर्ण वे से हम लोग बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो सर एक अगला सवाल लेना चाहूँगी कि अब आप इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, बच्चों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये सब देख के पेरेंट्स का किस तरीके से एक व्यवहार है आपके स्कूल के साथ? पेरेंट्स आपके साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? अब पेरेंट्स जो यहाँ के
कुछ बातों पर तो बहुत रूड बिहेवियर लेके आते हैं, जबकि हम उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए मेरे घर में मेरी नाती या मेरा पोता फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, तो मेरी बिटिया उसको जब तक 2 घंटे बैठकर पढ़ाएगी नहीं तो वो बच्चा क्लास का होमवर्क, क्लास की एक्टिविटी नेक्स्ट डे की नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ के पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं टाइम। फिर मैंने आपको बताया कि जो पेरेंट्स नहीं दे पाते हैं तो हम उनके लिए भी शाम को वीकर सेक्शन के बच्चों को बुला के 3 से 5 हमारी टीचर्स रुक करके वो कूप अप करती हैं। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स को आप ही मदद करते हैं कि उनका काम भी लाइक आप उनको समझाएं, उनको बताएं कि किस तरीके से आप अपना जो है अटेंशन दे। हाँ, उनको हम लोग पूरा गाइड करते हैं। जी, जो वीकर सेक्शन है, जो हेल्प EWS से, DG स्टूडेंट से मिल सकती है, वो उनको बताते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, उनको भी गाइड करते हैं ताकि आप लोगों का फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट द्वारा हो सकता है। आप इसमें EWS में अप्लाई करिए। जितना पॉसिबल हो सकता है उन वीकर सेक्शन के लोगों को हम सेटिस्फाई करके भेजते हैं। दे आर वेरी हैप्पी। लेकिन कुछ बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो हमसे टच में हैं। अब पीछे कोविड के केस में हमने 2 साल लगातार 8 के 8 पीरियड हमने दिया है। बाकी स्कूलों में 1 पीरियड, 2 पीरियड चला, 3 पीरियड चला, बड़े बड़े स्कूलों में 3 पीरियड चले कुल। लेकिन मेरे स्कूल में 8:30 से लेकर 2 o'clock तक जैसे स्कूल होता है, मेरी सभी टीचर्स ने ऑनलाइन उनको एजुकेशन दी। कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्ट टीवी नहीं है, हमारा घर में PC नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लेकिन हमने उनको जितनी पॉसिबल हेल्प हो सकती थी 5-5 हज़ार के हमने मोबाइल उनको अपने स्कूल की हेल्प से प्रोवाइड किए, जिससे हर बच्चे ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को, जूम क्लासेस को अटेंड किया। जी, तो सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि अब बच्चों का किस तरीके से एक वो जो बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ है इस एरिया में, वो अपने आप को किस तरीके से महसूस करते हैं कि वो स्कूल जा पा रहे हैं, एक उनका ग्रोथ हो रहा है, तो एक जो आपका उनसे रिव्यू है थोड़ा उसके बारे में जानना। मैं क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि यहाँ जो एजुकेशन दी जा रही है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही अच्छे वे से दी जाती है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ DPS से इसको। DPS के बच्चे इतने इम्प्रूव नहीं कर सकते जितना मेरे बच्चों ने इम्प्रूव किया है। मेरा स्कूल नर्सरी से 8 क्लास तक है। मेरा एक एक बच्चा जब 9th क्लास में दूसरे स्कूलों में जाता है, चाहे गवर्नमेंट में जाता है या फिर पब्लिक स्कूल में जाता है, अफोर्डेबल की बात है, नहीं तो ज़्यादातर गवर्नमेंट में जाते हैं, तो उनको 9, 10th, 11, 12th में किसी की भी सपोर्ट नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन जो है हम लोग इतना अच्छा बेस बना के भेजते हैं कि उस बेस से ही बच्चे 9, 10th, 11, 12th में अपने आप सेल्फ मेड बन के जाते हैं। तो ये थे RC कटारिया जी, जिन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया कि वो किस तरीके से बच्चों की मदद कर पा रहे हैं, जिस जगह पे ये स्कूल है यहाँ के वीकर सेक्शन के किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नेशन लाइव आप तक लेकर आता रहेगा। उन्हें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।